हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन में विकास चैप्टर के अंतर्गत अपने दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है संसाधनों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड सेकंड टॉपिक है संसाधनों का नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल अभ्यास एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन एवं विकास चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम संसाधनों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक को डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों, इस टॉपिक में हम यह समझेंगे कि संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है। तो आइए समझते हैं। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि जो संसाधन है यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो किसकी देन है? प्रकृति की देन है। यानी कि हमको ये संसाधन जो हैं वो किसने दिए हैं? नेचर ने दिए हैं यानी कि प्रकृति ने दिए हैं। और मानव यानी कि जो ह्यूमन है वो कर क्या रहा है? प्रकृति के द्वारा दिए हुए इन संसाधनों का क्या कर रहा है? अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट इनका क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। यहाँ पर हम यूँ कहें कि इन संसाधनों का जो प्रकृति ने दिए हुए हैं इन संसाधनों का क्या कर रहा है? अंधाधुंध दोहन कर रहा है। क्या कर रहा है विद्यार्थियों? अंधाधुंध दोहन कर रहा है। संसाधन किसकी देन है? प्रकृति की देन है। और मानव क्या कर रहा है? प्रकृति के द्वारा दिए हुए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। तो विद्यार्थियों, इससे कुछ समस्याएं हमारे नेचर में पैदा हो चुकी हैं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पैदा हुई हैं? सबसे पहली है कि संसाधनों का ह्रास, यानी कि मानव के द्वारा इन संसाधनों का, वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा दिए हुए हैं उन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन से हो क्या रहा है? इन संसाधनों का धीरे धीरे करके क्या होता चला जा रहा है? ह्रास होता चला जा रहा है। ह्रास मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। ये है पहली समस्या। सेकंड है कि इन संसाधनों का, ये जो संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए हैं, इन संसाधनों का जो बंटवारा है समाज में दो हिस्सों में हो चुका है। पहला है संसाधन संपन्न और दूसरा है संसाधनहीन। यानी कि जितने भी अपने प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो बंटवारा है वो समाज के दो हिस्सों में हो चुका है। संसाधन संपन्न यानी कि अमीर लोगों में और संसाधनहीन यानी कि गरीब लोगों में। थर्ड पॉइंट है कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट पैदा हो चुका है, यानी कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हैं वो पैदा हो चुके हैं। तो वो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस कौन कौन से हैं? पहला है भूमंडलीय ताप, यानी कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है यानी कि जो ताप है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जो ओजोन परत है, ओजोन परत यानी कि वह परत जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी पृथ्वी पर रहने वाली जो मानव जाति है उसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। इन संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से जो ओजोन परत है उसका अवक्षय यानी कि डिप्लीशन होता चला जा रहा है। थर्ड है पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूट होता चला जा रहा है। फोर्थ है भूमि निम्नीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारे के सारे जो चार मैंने चीज़ें बताई हैं वो है वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट यानी कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। विद्यार्थियों, ये सारी जो समस्याएं हैं वो किस कारण हो रही हैं? मानव के द्वारा, इस प्रकृति द्वारा दिए हुए इन प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। विद्यार्थियों, संसाधनों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम अपना फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करते हैं कि सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाता है। तो विद्यार्थी समझते हैं सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यानी कि उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो विद्यार्थियों, ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया गया हो और इस विकास में क्या किया गया हो? भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया हो। तो विद्यार्थियों, सतत पोषणीय विकास वह विकास कहलाता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो
और ऐसा विकास जिसमें कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न की गई हो। तो ऐसा विकास विद्यार्थियों कहलाता है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, यानी कि जो भविष्य के आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं की भी अवहेलना नहीं की जाती है, यानी कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो नीड है, उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से विकास किया जाता है। ऐसे सब विकास को सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि संसाधन प्रकृति की देन है और प्रकृति में उपलब्ध इन सभी संसाधनों का मानव ने क्या किया है, अंधाधुंध दोहन किया है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सन 1992 में यानी कि 1992 में ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरो, इसमें क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब? सन 1992 में। इस सम्मेलन में कुल 172 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य संसार के सभी राष्ट्रों का ध्यान किस ओर आकर्षित करना, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की ओर आकर्षित करना था। तो पर्यावरण संरक्षण क्यों? विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसाधन हैं उनका अंधाधुंध दोहन हो रहा है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। उससे हो क्या रहा है कि जो वैश्विक पारिस्थितिकी संकट यानी कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भूमंडलीय ताप, ओजोन परत अवक्षय, भूमि निम्नीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संसार के सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करना एवं समाज में क्या करना, आर्थिक विकास करना, यानी कि जो समाज है उसका आर्थिक विकास करना ही इस सम्मेलन का क्या था, उद्देश्य था। लेकिन और क्या कार्य किए गए इस सम्मेलन में? इस सम्मेलन में विद्यार्थियों जो भूमंडलीय वन सिद्धांत है उन पर सहमति जताई गई। जो भूमंडलीय वन सिद्धांत है उन पर क्या की गई, सहमति जताई गई। और जो सतत पोषणीय विकास है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लिए क्या किया गया, एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई इस पृथ्वी सम्मेलन के थ्रू। और जो भूमंडलीय वन सिद्धांत हैं उन पर सहमति जताई गई। तो विद्यार्थियों, ये था पृथ्वी सम्मेलन सन 1992। अब विद्यार्थियों समझते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। विद्यार्थियों, एजेंडा 21 जो है वो एक घोषणा है। सन 1992 यानी कि 1992 में ब्राज़ील जो देश है उसके शहर रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ था, इस सम्मेलन के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उनके द्वारा स्वीकृत किया गया था क्या, एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में उपस्थित जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उनके द्वारा स्वीकृत किया हुआ एक घोषणा पत्र था। इसका उद्देश्य क्या था एजेंडा 21 का? विद्यार्थियों, इसका उद्देश्य था कि सतत पोषणीय विकास को क्या करना, लागू करना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको लागू करना इस एजेंडा 21 का उद्देश्य था। एवं दूसरा उद्देश्य ये था कि समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना ही इस एजेंडा 21 का उद्देश्य था। यानी कि जो पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, बाकी जो वैश्विक पारिस्थितिकी संकट जो पैदा हो चुके हैं उनसे निपटना, यानी कि पर्यावरण क्षति को दूर करना, गरीबी से निपटना एवं रोगों से निपटना ही एजेंडा 21 जो घोषणा पत्र था उसका यह उद्देश्य था। अब विद्यार्थियों, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन में विकास चैप्टर का 4th टॉपिक डिस्कस करेंगे, संसाधनों का नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग। तो विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि भारत में जो संसाधनों का वितरण है वो समुचित नहीं है, अर्थात भारत के प्रत्येक राज्य में पाए जाने वाले जो खनिज हैं उनकी उपलब्धता सभी पर एक जैसी नहीं है। कहीं पर खनिजों की उपलब्धता है तो कहीं पर खनिजों की उपलब्धता नहीं है, यानी कि कहीं पर संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कहीं पर संसाधन उपलब्ध है ही नहीं। तो इस कारण जो रिसोर्स प्लानिंग है यानी कि जो संसाधन नियोजन है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। विद्यार्थियों, हमारे भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास खनिज तो हैं लेकिन बाकी के अन्य संसाधनों का अभाव है। उनके पास खनिज तो हैं लेकिन बाकी के अन्य संसाधनों का उनके पास अभाव है। तो विद्यार्थियों, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनके पास
खनिज तो हैं लेकिन बाकी के अन्य संसाधनों का अभाव है। तो उनमें से सबसे पहला है झारखंड। झारखंड जो राज्य है वहाँ पर खनिजों की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर पेयजल और अन्य सुविधाओं का क्या है, अभाव है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में जो जल संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो जल है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर मूल विकास की कमी है। मूल विकास की इसलिए कमी है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक कैसा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय में भी जल संसाधन क्या है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन जो अन्य संसाधन है उन अन्य संसाधनों का मेघालय में क्या है, अभाव है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पवन एवं सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जल संसाधनों का राजस्थान में क्या है, अभाव है। जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है राजस्थान के अंदर। अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख जो है वो सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन जल और अन्य खनिजों की वहाँ पर लद्दाख में कमी है। तो विद्यार्थियों, इन्हीं सभी कारणों के चलते ये जो क्षेत्र हैं झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान एवं लद्दाख, इन क्षेत्रों का जो विकास है वो ठीक से नहीं हो पाया है। इन्हीं कारणों के चलते, इन्हीं समस्याओं के चलते इन क्षेत्रों का जो विकास है वो ठीक से नहीं हो पाया है। तो विद्यार्थियों, इस समस्या का समाधान हम इस तरीके से कर सकते हैं कि संसाधनों का अगर हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर लें, यानी कि संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से ही इन क्षेत्रों का विकास संभव है। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि संसाधनों की उपलब्धता से ही किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। अगर उस क्षेत्र पर प्रौद्योगिकी का अभाव है, यानी कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ फैक्ट्रियाँ यानी कि संस्थान अगर मौजूद नहीं हैं, तो संसाधनों की उपलब्धता से ही उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। यानी कि संसाधन तो उपलब्ध होने ही चाहिए, लेकिन उस जगह पर टेक्नोलॉजी यानी कि फैक्ट्रीज, प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों, हमारे भारत देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन समृद्ध हैं, यानी कि वहाँ पर संसाधनों की जो मात्रा है वो भरपूर है, लेकिन वो आर्थिक रूप से कैसे हैं, पिछड़े हुए हैं। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो जहाँ पर संसाधनों की कमी है, लेकिन वो आर्थिक रूप से कैसे हैं, विकसित हैं। वो आर्थिक रूप से कैसे हैं, विकसित हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन समृद्ध हैं, यानी कि वहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो कैसे हैं, पिछड़े हैं। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी है, जहाँ पर संसाधनों की कमी है, यानी कि वहाँ पर संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रूप से कैसे हैं, विकसित हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आप यह देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि संसाधनों की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। तो संसाधनों की उपलब्धता होने से ही उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। हमको क्या करना होगा, इन संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास संभव है। तो विद्यार्थियों, इसे कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि संसाधनों का नियोजन। अब विद्यार्थियों, संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग के अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं भारत में संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। विद्यार्थियों, संसाधनों की मदद से अगर हम करना चाहते हैं समुचित विकास, यानी कि संसाधनों की मदद से अगर किसी भी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, भारत, अगर संसाधनों की मदद से हम समुचित विकास करना चाहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो योजनाएं बनाते समय यानी कि प्लानिंग करते समय, कोई पॉलिसी बनाते समय हम क्या करें, उपलब्ध टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखें। यानी कि अगर हमें हमारे भारत का क्या करना है, विकास करना है, किसकी मदद से, संसाधनों की मदद से। तो संसाधनों की मदद से अगर किसी क्षेत्र का आपको समुचित विकास करना है, तो योजनाएं बनाते समय हम क्या करें, उपलब्ध जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है उस टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का क्या रखें, हम ध्यान रखें। विद्यार्थियों, भारत में भी संसाधन जो नियोजन है वो प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत जब आज़ाद हुआ था सन 1947 में, तब से लेकर आज तक जो भारत है उसमें जो संसाधन नियोजन है यानी कि जो रिसोर्स प्लानिंग है, भारत का ये क्या रहा है, प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत सन 1951 में क्या लेकर आया था, पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है, वो 1951 से लेकर 1956 है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक भारत में आई थी। तो भारत ने इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्या किया, भारत में संसाधन नियोजन किया, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग की। भारत में जो संसाधन नियोजन है उसके प्रमुख बिंदु क्या है, अगर भारत में आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो भारत में किस प्रकार रिसोर्स प्लानिंग यानी कि संसाधनों का नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है, तो कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट है कि पूरे भारत देश में जितने भी विभिन्न प्रदेश हैं
उन प्रदेशों में पाए जाने वाले जो संसाधन हैं सबसे पहले उनकी क्या करना, पहचान करना, और पहचान करने के बाद क्या करना, उनकी तालिका बनाना। तालिका मतलब टेबल बनाना। तो पूरा जो भारत देश है इसमें जितने भी क्षेत्र मौजूद हैं, जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं, कौन कौन से संसाधन उन राज्यों के अंदर उपलब्ध हैं, उन संसाधनों की सबसे पहले तो पहचान करना। पहचान करने के बाद क्या करना, उनको एक टेबल की फॉर्म में क्रिएट करना, यानी कि उनकी क्या करना, तालिका बनाना। ये क्या है, हमारे भारत में संसाधन नियोजन का प्रमुख बिंदु है, पहला बिंदु है। सेकंड है कि भारत में उपयुक्त जो कौशल है, जो टेक्नोलॉजी है, जो संस्थाएं हैं, इन ढांचों का सही इस्तेमाल करते हुए क्या करना, संसाधन नियोजन ढांचा तैयार करना। अगर हमारे भारत में आपको करनी है रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत आपको करना क्या है, सेकंड पॉइंट के अंतर्गत, कि जितना भी कौशल हमारे भारत में मौजूद है, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे भारत में मौजूद है, जितनी भी संस्थाएं हमारे भारत में मौजूद हैं, उनको एक ढांचे के रूप में सही इस्तेमाल करना, और सही इस्तेमाल करते हुए क्या करना, भारत के अंदर संसाधन नियोजन करना। थर्ड पॉइंट है कि संसाधन नियोजन और विकास नियोजन जो है उसके बीच में क्या करना, तालमेल बैठाना ही संसाधन नियोजन यानी कि भारत में संसाधन नियोजन का प्रमुख बिंदु है। तो विद्यार्थियों, ये था संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन। तो ये जो प्रमुख बिंदु मैंने यहाँ पर बताए हैं, अगर इन बिंदुओं को अगर आप फॉलो करें तो भारत में संसाधन नियोजन आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।